हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये रीवैल्यूएशन होता क्या है। रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट, इन दोनों बातों का मतलब है क्या एग्जैक्टली। देखो, जैसे आप ये समझिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है और ये आप अच्छे से जानते हैं कि बैलेंस शीट की लेफ़्ट वाली साइड होती है लायबिलिटीज़ और राइट वाली एसेट्स। मैं आपसे बोलता हूँ, मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग थी 1,00,000 रुपीज़ की और यहाँ पर 3 पार्टनर्स थे ए, बी और सी। 1:1:1। ये 3 पार्टनर्स हैं ए, बी, सी और एसेट में बिल्डिंग की वैल्यू 1,00,000। क्या ये बिल्डिंग तीनों की है? आंसर इज़ यस। कल को मान लेते हैं, अभी 2 दिन बाद मान लो सी चला जाए और सी के जाने के बाद बिल्डिंग की वैल्यू जब मार्केट में पता करें तो हो सकता है कि वैल्यू मार्केट में बढ़ गई हो या फिर कम हो गई हो। मान लेते हैं बढ़ गई है, ये बढ़कर हो गई है 1,50,000। माई क्वेश्चन इज़, इस 1,00,000 में अगर तीनों का हिस्सा था तो क्या इस 1,50,000 जो मार्केट में वैल्यू है, क्या उसमें भी तीनों का हिस्सा रहेगा? आंसर इज़ यस, क्योंकि भाई ये बिल्डिंग कब से थी? जब से तीनों पार्टनर्स बिजनेस में थे। तो अगर इस 1,00,000 में तीनों का हिस्सा था तो वैसे ही इस 1,50,000 में तीनों का हिस्सा है। अब आप कहेंगे कि भाई 1,00,000 में तीनों का हिस्सा, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 50,000 है इसमें तीनों का हिस्सा कैसे? भाई तीनों बिजनेस में थे, तीनों बिजनेस को चला रहे थे, तो किसी एसेट में अगर इंक्रीमेंट होता है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो तीनों का हिस्सा रहेगा। अब ये जो 50,000 एक्स्ट्रा वैल्यू बढ़ी है किस वजह से? कि हमने अपनी बिल्डिंग को क्या करा दिया है? रीवैल्यू करा लिया है एग्जैक्ट प्राइसेस पर, एग्जैक्ट वैल्यू पर। हमने इस बिल्डिंग को रीवैल्यू किया और रीवैल्यू करने के बाद हमारे इस बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 1,50,000। तो हमारा जो बेनिफिट हो रहा है वो कितने से हो रहा है? अमाउंट इज़ 50,000। वो 50,000 से हमारा बेनिफिट हो रहा है। तो 50,000 का जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो किसको दे दिया जाएगा? वो तीनों पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, ए, बी और सी को। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर लायबिलिटीज़ भी हो सकती है। मान लो हमारे यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं, वो क्रेडिटर्स 30,000 के हैं, लेकिन क्वेश्चन नीचे बोलेगा कि क्रेडिटर्स 15,000 वाले मना कर रहे हैं, उनको पेमेंट नहीं करना है। तो अगर 15,000 वालों को पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ 15,000 ही पेमेंट करना है, तो हमारा क्रेडिटर्स की वजह से बेनिफिट कितना हुआ? 15,000 का। तो बेनिफिट किसका है? तीनों का है, ए का है, बी का है, सी का है। तो ये लायबिलिटीज़ की कम हो जाने की वजह से या फिर लायबिलिटीज़ का बढ़ जाने की वजह से, एग्जैक्टली वैसे ही एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से और एसेट्स की वैल्यू कम हो जाने की वजह से हमारा रीवैल्यूएशन या तो प्रॉफिट होता है, रीवैल्यूएशन लॉसेज जनरेट होते हैं। तो ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉसेज होते हैं, इनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन से पार्टनर्स? वो सारे पार्टनर्स जो रिटायरमेंट से पहले थे, सभी पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये देखिए, आप स्क्रीन पर आपको दिखेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहली बात आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना, इसका नेचर होता है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या होता है कि डेबिट साइड में आप अपने सारे लॉसेस रिकॉर्ड कीजिए या फिर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कीजिए और क्रेडिट साइड में आप सारे अपने इनकम या फिर गेन्स रिकॉर्ड कीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारी 1,00,000 की बिल्डिंग थी और अब वो बढ़ करके उसकी वैल्यू 2,00,000 हो गई है। तो जो चीज़ 1,00,000 रुपये की थी अब वो 2,00,000 हो गई, तो बेनिफिट कितने का हुआ? 1,00,000 का। वो बेनिफिट किस साइड रिकॉर्ड करना चाहिए? डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, बाय इंक्रीज इन एसेट। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। वैसे ही मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो नुकसान होगा। वो नुकसान अगर होगा तो वो कहाँ लिखा जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। वैसे ही मान लो मुझे बैंक का लोन रिपे करना था 1,00,000 रुपीज़, लेकिन अब मुझे पे करना पड़ेगा 80,000। तो मेरा अमाउंट 20,000 से कम हो गया। वो मेरा बेनिफिट है कि मेरा नुकसान है? वो मेरा फ़ायदा है। वो फ़ायदा कहाँ आ जाएगा? इधर क्रेडिट साइड में, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, उस लायबिलिटी का नाम लिख करके। वैसे ही अगर किसी लायबिलिटी का अमाउंट बढ़ जाता है, मुझे पे करने थे 1,00,000 रुपीज़, लेकिन अब पे करने पड़ेंगे मुझे 1,50,000, तो वो जो 50,000 मेरा बढ़ा है, वो जो मेरा नुकसान हुआ है, उस नुकसान को मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और इस अकाउंट को बनाने के बाद फाइनली मुझे पता चलेगा कि मुझे बैलेंस इस साइड बचा है या फिर क्रेडिट साइड बचा है। अगर मेरा बैलेंस यहाँ पर बचेगा तो उसको मैं बोलूँगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट,
और उसको अपन ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर हुआ है तो वो किसका था, सभी पार्टनर्स का था, तो किस रेशो में ट्रांसफ़र करेंगे, जो उनका ओल्ड रेशो था। वैसे ही अगर यहाँ बैलेंस बचता है क्रेडिट साइड में तो वो हमारा, उसको हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन लॉस, और वो भी कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। तो अगर मैं कहता हूं कि एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, तो बेनिफिट हुआ है, बेनिफिट हुआ है तो क्रेडिट किया जाएगा कौन से अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। लेकिन अगर एसेट की वैल्यू या फिर लायबिलिटी की वैल्यू की वजह से नुकसान हुआ है तो नुकसान कहाँ डेबिट किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और अगर हमें गेन हुआ है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। वैसे ही अगर हमें रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो वो भी पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाता है। और रिवैल्यूएशन करने के बाद, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करने के बाद हम अपनी जो बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ पर लिखेंगे रिवाइज्ड वैल्यूज़। यानी मान लो हमारी 1 लाख की एसेट थी लेकिन अब बढ़कर हो गई है 1,50,000, तो हम जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ पर एसेट कितने की लिखेंगे, 1,50,000 की। अब एंट्रीज़ की बात करें तो एंट्रीज़ बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि वैल्यू ऑफ एसेट की वजह से आपका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। वैल्यू ऑफ एसेट आपकी इंक्रीज़ हुई है, फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। वैसे ही मान लो अगर आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है तो फ़ायदा है कि नुकसान है, नुकसान है। अगर नुकसान है तो किसको डेबिट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। वैसे ही मान लो अगर आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो आपका नुकसान होगा, आपको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटीज़ कम होती हैं तो आपका बेनिफिट है। मान लो आपको पहले 20,000 देने थे, अब आप 15,000 देने वाले हो, तो 5,000 का आपका बेनिफिट है। तो 5,000 के बेनिफिट से आप एंट्री क्या बना दोगे, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और जो लास्ट में हमारा प्रॉफिट और लॉस निकलेगा उसको अपन ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। अगर हमारा प्रॉफिट निकलता है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट तो उसको हम बोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट किसको दे दिया जाता है, पार्टनर्स को। और मैंने आपको बता रखा है कि पार्टनर को कुछ भी देते हैं तो उसको क्रेडिट कर देते हैं, पार्टनर से कुछ भी लेते हैं तो उनको डेबिट कर देते हैं। वैसे ही मान लो अगर हमें रीवैल्यूएशन लॉस हुआ है तो उसकी एंट्री हम क्या बना देंगे, जस्ट रिवर्स एंट्री, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और हमने ये अकाउंट भी डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं इसका एक क्वेश्चन। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, जितने तरीके की एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में आ सकती हैं सारी एडजस्टमेंट को मैंने यहाँ पर कवर अप किया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।